हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दी सिक्स्थ लेक्चर ऑफ हीट ट्रांसफर। आज हम लोग को पढ़ना क्या चीज है? रेडिएशन। ओके, हाँ हेडिंग डालो, थोड़ा बात करेंगे इसमें। जरा बताओ रेडिएशन के बारे में तुम लोग क्या क्या जानते हो? दिस इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। अच्छा, हीट ट्रांसफर का सबसे तीव्र तरीका यही है, नहीं? तो अगर मान लो हम यहाँ से हीट भेजे, है ना, तो 1 सेकेंड में कितना दूरी तय कर लेगा ये हीट? एनर्जी एनर्जी हम यहाँ पर हीट एनर्जी रिलीज करें तो 1 सेकेंड के बाद वो हीट एनर्जी कहाँ तक पहुंच जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर दूरी पे पहुंच जाएगा, अगर वैक्यूम है तो। कोई और मीडियम है तो अकॉर्डिंगली जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वही। सो रेडिएशन से जो हीट एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा होता है ना। बेसिकली हीट जो है, हीट जो एनर्जी ट्रांसफर करता है वो भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। शायद आप लोग पढ़े भी हो गए, इंफ्रारेड वेव जो होता है वो हीट के लिए जिम्मेदार होता है। ओके, तो इससे पहले हम लोग कंडक्शन पढ़े, उसमें क्या था? मीडियम का जरूरत था। कन्वेक्शन में भी मीडियम का जरूरत था, जो पानी गर्म करने का तरीका था। लेकिन रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है कि नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। तो दो चीजें जरूरी है। पहला तो ये क्या है कि दिस इज फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, और दूसरा नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, है ना। अब रेडिएशन बेसिकली कुछ थियरीज है, कुछ लॉज हैं जिस पर कार्य करता है। तो थोड़ा कुछ लॉ और थियरी सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली रेडिएशन जैसे लाइट होता है ना, लाइट जो जो प्रक्रिया को फॉलो करता है, जैसे लाइट रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हीट से जो रेडिएशन एमिट होगा ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। आगे चल के पढ़ोगे कि एक होता है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, उस फेनोमेना को भी फॉलो कर ये करता है। हीट रेडिएशन जो है उस फेनोमेना को भी फॉलो करता है, वो फेनोमेना भी एग्जिबिट करता है। दैट ओके। तो अभी हम लोगों को रेडिएशन से संबंधित कुछ बात सब करना है। जैसे मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर है T0, इसका टेम्परेचर है, और ये TS है, कौन सा टेम्परेचर? सराउंडिंग टेम्परेचर। TS इज सराउंडिंग टेम्परेचर और T0 इज टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब एक थ्योरी है दैट इज कॉल्ड प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज क्या कहता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर हो, 0 केल्विन अचीवेबल होता भी नहीं है, आप सब लोग केमिस्ट्री में शायद पढ़े भी होंगे, और नहीं पढ़े तो बता दे रहे हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है, वो साइमल्टेनियसली दो चीज करता है। एक तो वो इन्वायरमेंट में कुछ रेडिएशंस एमिट करते हैं, और एट द सेम टाइम वो कुछ एब्जॉर्ब भी करता है ना। हम तुमसे क्या कह रहे हैं कि जब भी मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, ठीक, ये ऑब्जेक्ट पे कोई भी रेडिएशन पड़ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रेडिएशन। ये कहीं से आ रहा होगा, इन्वायरमेंट से, अगल बगल से, है ना। और जब इस पे इंसिडेंट रेडिएशन पड़ेगा तो ये इसका साथ क्या क्या कर सकता है? इसको क्या कर सकता है? एक तो रिफ्लेक्ट कर सकता है ना, और फिर
इसको एब्जॉर्ब कर सकता है ना। और उसके बाद अरे एब्जॉर्ब करने के बाद एक फेनोमेना है दैट इज कॉल्ड एमिशन। तो ये एमिट कर सकता है। इज दैट ओके? किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो लाइट रे इंसिडेंट हुआ इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? यू आई इंसिडेंट, है ना। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? यू आर रिफ्लेक्टेड। ये क्या है? यू ए एब्जॉर्ब, और ये क्या है? यू ई एमिटेड। ठीक है, समझिएगा मेरी बात। ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो कहां से आ रहा है? एनवायरमेंट से, अगल बगल कहीं से। ठीक है, और ये जो है रिफ्लेक्ट कर गया क्योंकि इसके सरफेस का कुछ नेचर होगा रिफ्लेक्ट करने का। जैसे कोई सिल्वर्ड सरफेस रहता है तो ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, खुरदुरा रहता है तो कम रिफ्लेक्ट करता है। तो इस सरफेस की प्रॉपर्टी की वजह से कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, और जो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, और एब्जॉर्ब करने के बाद का फेनोमेना क्या है? एमिट करना। एब्जॉर्ब करने के बाद का फेनोमेना क्या है? कुछ ऐसे बॉडीज होंगे जो कि इस पर जितना इंसिडेंट रे पड़ा वो सारा का सारा इंसिडेंट रे एब्जॉर्ब ही कर लिया, रिफ्लेक्ट किया ही नहीं। ऐसा बॉडी हो सकता है, रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई बॉडी है जिस पर जितना इंसिडेंट रे पड़ रहा है वो सारा का सारा रे को एब्जॉर्ब कर रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो वैसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी। ओके, सो पुअर अटेंडेंस। ओके, अब क्या है कि सच्चाई वैसा नहीं होगा। सच्चाई वैसा कभी भी रियल लाइफ में वैसा कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये जो एब्जॉर्ब किया है ना, उस एब्जॉर्ब करने के बाद फिर ये क्या करेगा? रेडिएशन एमिट करेगा। रेडिएशन एमिट करेगा। यहां पे हम आपको प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एट एनी टेम्परेचर विच इज अबव 0 केल्विन एवरी ऑब्जेक्ट अंडरगोज टू फेनोमेना। ठीक है ना, या एवरी ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब सम हीट फ्रॉम एनवायरमेंट, साइमल्टेनियसली इट विल बी एमिटिंग सम हीट टू द एनवायरमेंट। कुछ हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा प्रति सेकंड, और प्रति सेकंड कुछ हीट एमिट कर रहा होगा एनवायरमेंट में। इज दैट ओके? सो अच्छा, अब वो अगर मान लो कि एब्जॉर्ब हीट पर सेकंड हीट ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है और रिलीज कम कर रहा है, तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना। ऐसी परिस्थिति कब होगी? जब एनवायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा होगा और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नहीं। समझ में आया? जैसे कोई ठंडा ऑब्जेक्ट है, कोई ठंडा ऑब्जेक्ट है, एनवायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है तो ठंडा ऑब्जेक्ट धीरे धीरे गर्म होता है ना, टेम्परेचर उसका बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो हीट ज्यादा एक्सेप्ट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है और रेडिएशन कम कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो खाली एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट भी कर रहा है और रेडिएट भी कर रहा है, एमिट भी कर रहा है, लेकिन एमिशन का रेट कम है, एब्जॉर्प्शन का रेट ज्यादा है। एमिशन का रेट मतलब प्रति सेकंड कितना हीट इसने एनवायरमेंट को खोया, दैट इज एमिशन का रेट। प्रति सेकंड एनवायरमेंट से कितना हीट ये खाया, एक्सेप्ट किया, दैट इज एब्जॉर्प्शन का रेट। सो अगर एब्जॉर्प्शन का रेट ज्यादा होगा एमिशन के रेट से तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर समय के साथ बढ़ेगा, और ऐसा परिस्थिति तभी होगा जब एनवायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा होगा और ऑब्जेक्ट का कम होगा। इसका उल्टा बात हम लोग कर सकते हैं। क्या करेंगे उल्टा बात? अगर ये ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट गर्म है, एनवायरमेंट से ज्यादा गर्म है, तो क्या करता है? धीरे धीरे टेम्परेचर उसका कम होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट के प्रति सेकंड एमिशन का रेट ज्यादा, एक सेकंड में रेट मतलब हीट रिलीज ज्यादा है एज कंपेयर टू एक सेकंड का हीट एब्जॉर्ब, तो फिर उसका टेम्परेचर जो होगा समय के साथ घटेगा। ऐसी परिस्थिति तब होगी जब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर एनवायरमेंट टेम्परेचर से ज्यादा होगा। दिस इज सो इजी, नॉर्मल कॉमन सेंस से भी ये बात तुमको समझ में आ रहा होगा, डे टू डे लाइफ से भी। इसी को इसने थ्योरी का नाम दे दिया। इज दैट ओके? तो थ्योरी का नाम क्या दिया? क्या कह रहा है? एट एनी टेम्परेचर ऑफ above 0 Kelvin all the object continuously absorbs the heat
from environment and releases the heat to the environment. Is that okay? Okay. अब इसमें दोनों तीनों बात बोल दो. If बोलो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इज ग्रेटर देन, क्या क्या इच्छा पाले हुए भाई. If object का टेम्परेचर इज ग्रेटर देन सराउंडिंग का टेम्परेचर, देन rate of emission is greater than rate of absorption. Okay, and then temperature of object will decrease or fall, है ना? Fall. Is that okay? इसका उल्टा क्या बोल सकते हैं? If T naught is less than Ts, then rate of absorption is greater than rate of emission. Rate of absorption का क्या मतलब हुआ? Heat energy absorbed per unit time. And then क्या होगा? And then temperature of object will rise. इसको समझने में कोई दिक्कत? ये प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज है. अच्छा, एक बात थोड़ा सा, एक दो चीज हम अभी छोड़ दे रहे हैं. थियरी में यहाँ पे लोग सब पढ़ाता है एमिसिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर, मतलब एमिसिविटी, इस सब के बारे में बात करते हैं. अभी हम वो सब बात नहीं कर रहे हैं, अंत में करेंगे किरचॉफ लॉ के समय पे. थियोरेटिकल चीज है, काम का बात नहीं है उतना ज्यादा. अभी हम लोग सबसे पहले जो इसी से आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज स्टीफन्स लॉ. स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बोलते हैं इसको. रेडिएशन. तुम इस बात से सहमत भी होगे कि ये स्टीफन्स लॉ जो है वो बताता है रेट ऑफ हीट एमिशन का, प्रति सेकेंड कितना हीट एमिट कर रहा होगा. मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट, एक मिनट, कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो ये एनवायरनमेंट में हीट रिलीज कर रहा है ना? तो ये कितना एक सेकेंड में कितना हीट ये रिलीज करेगा उस, और कितना हीट एक सेकेंड में एब्जॉर्ब करेगा, उस पे कमेंट कर रहा है कौन? स्टीफन्स लॉ. कौन कर रहा है? स्टीफन्स लॉ. थोड़ा बहुत तुम लोग भी इस बात को, ये लॉ जो कहता है उस पे हम आएंगे, बट तुम्हारे जनरल एक्सपीरियंस से कुछ बात पूछना है. जैसे अभी ठंडी का मौसम है, हाँ, मच ठंडी है. तो अब बताओ कि मान लो सुबह के समय पे तुम सोए हुए हो, किसी कारणवश कंबल नीचे गिर गया है या रजाई नीचे गिर गया है, तो अवस्था क्या होता है सोने का? ऐसे करके नहीं, तो फिर ऐसे करके, यस और नो. उसके पीछे क्या है? फिजिक्स है. उसके पीछे क्या है? फिजिक्स. क्या है कि तुम कितना हीट प्रति सेकेंड एमिट करोगे, ये निर्भर करता है दो चीजों पे, इनफैक्ट तीन चीजों पे, बट अभी जो बात है वो दो चीज बोल रहे हैं. पहला कि तुम्हारा सरफेस एरिया कितना है, जिससे एमिशन हो रहा है उसका सरफेस एरिया कितना ज्यादा है. dq by dt emission is directly proportional to surface area of the body. सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, ये क्या है? सरफेस एरिया. ठीक है सर. दूसरा dq by dt, ये बात तो तुम लोग भी किए होगे एक्सपीरियंस, नहीं कि ठंडी महीना में सिकुड़ के, क्यों? ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए और एनवायरनमेंट को हीट कम जाए, शरीर थोड़ा गर्म रहे. यस और नो?
ठीक, अब वही गर्मी में फैल के नहीं, तो उसका वजह सरफेस एरिया को तुम बढ़ाना चाहते, ऐसे कर लिए सरफेस एरिया थोड़ा कम हो गया, ऐसे कर लिए सरफेस एरिया बढ़ गया, तो सरफेस एरिया बढ़ा तो रेट ऑफ हीट एमिशन बढ़ गया, ज्यादा 1 सेकंड में ज्यादा हीट रिलीज किया जाएगा। dq बाई dt एमिशन सिर्फ उसी पे निर्भर नहीं करता है, प्रति सेकंड कितना हीट रिलीज करेगा ये इस पर भी निर्भर करता है कि इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, ऑब्जेक्ट टेम्परेचर। तो dq by dt एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T नॉट की पावर 4, ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर की पावर 4। इज दैट ओके? ठीक है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लॉ कह रहा है, तो इस पे कोई ज्यादा सवाल नहीं करना। ठीक, एक और चीज होता है जिस पर निर्भर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एमिसिविटी, लेकिन उस पर हम लोग अभी वो क्या होता है, किसको हटा दीजिए, हाँ, वो क्या होता है उस पर कमेंट नहीं करेंगे। dq by dt is directly proportional to E is called एमिसिविटी। यार इसको हम लोग डिफाइन ही करेंगे, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी ब्लैक बॉडी भी डिफाइन नहीं किए हैं, थोड़ा किरचॉफ्स लॉ भी नहीं किए हैं, तो थ्योरेटिकल चीज है। अभी मान के चलो कि दिस ई इज बिटवीन 0 to 1, सच्चाई ये है कि 1 के बराबर नहीं होगा, ये रियल है, बट फॉर अ ब्लैक बॉडी E is equal to 1, ठीक है। ये बेसिकली इस चीज का द्योतक होगा कि ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा हीट रिलीज कर रहा है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एज कंपेयर टू एक वैसा ही ऑब्जेक्ट हो, लेकिन वो शेप साइज सब वैसा ही हो, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कैसा क्या हो, ब्लैक बॉडी हो। अब कुछ होता है ब्लैक बॉडी, एक तो बता दिए ना 100% जो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, और 100% एब्जॉर्ब करेगा तो अपने पास बचा के रखेगा नहीं, बाद में वो 100% एमिट भी करेगा। तो ये जो एमिसिविटी है ये बेसिकली बता रहा होगा कि एक ऑब्जेक्ट किसी ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में कितना ज्यादा तेजी से हीट रिलीज कर रहा है, उसी का द्योतक होगा। ठीक, डिटेल डिस्कशन इस पे थोड़ा देर बाद करेंगे। इस सब को अगर हम कंबाइंड करेंगे तो रेट ऑफ हीट एमिशन जो होगा dq बाय dt एमिशन इज इक्वल टू क्या होगा, E a t की पावर 4 तो हो ही गया, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा से डिनोट करेंगे, सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफन्स कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट या स्टीफन्स कांस्टेंट। ठीक है क्या, इसका वैल्यू और इसका यूनिट, इस दोनों पे चर्चा अभी करूंगा 2 मिनट बाद। ये ऑब्जेक्ट, अरे लिखने का मौका पूरा देंगे आप, ये ऑब्जेक्ट सिर्फ हीट एब्जॉर्ब ही कर रहा होगा क्या? नहीं, ये सॉरी सिर्फ हीट एमिट ही कर रहा होगा क्या? नहीं, ये एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा। तो अगर हम ऐसा कह दें कि ये सराउंडिंग टेम्परेचर है TS इज सराउंडिंग टेम्परेचर और A इज इट्स सरफेस एरिया, तो dq बाई dt एब्जॉर्प्शन, dq बाई dt एब्जॉर्प्शन ये जो होगा ये क्या होगा, E सिग्मा A T सराउंडिंग की पावर 4। ये क्या बता रहा है, 1 सेकेंड में एनवायरनमेंट से कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। एनवायरनमेंट से कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा वो निर्भर करेगा किस पे, सरफेस एरिया पे और सराउंडिंग टेम्परेचर पे और बॉडी का जो ये नेचर है इसका। जैसे एमिसिविटी सिर्फ यही नहीं बताता कि कितना एमिट कर सकता है, ये भी बताता है कि कितना एब्जॉर्ब कर सकता है। इस पे कमेंट हम आगे करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम ये बताए कि 1 सेकेंड में कितना हीट एमिट करेगा, ये क्या है, E सिग्मा A T नॉट टू द पावर 4। E इज अ कांस्टेंट whose value is between 0 to 1, sigma is also a constant, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये तो बॉडी दर बॉडी वेरी करेगा। ठीक है क्या, और ये जो है सरफेस एरिया है, T नॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है। सिमिलरली ये 1 सेकंड में कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा वो इस फॉर्मूला से बता रहा है। अब ये दोनों को हम कंबाइन कर दे तो हमारा जो लॉ बनेगा दैट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। सराउंडिंग टेम्परेचर TS, ऑब्जेक्ट टेम्परेचर इज T नॉट, इट विल बी
अंडरगोइंग टू प्रोसेस, नहीं, एक तो एमिशन और दूसरा एब्जॉर्प्शन, दूसरा डी क्यू बाई डी टी एब्जॉर्प्शन, और ये जो है ये क्या है, डी क्यू बाई डी टी एमिशन। तो नेट रेट ऑफ हीट एमिशन, नेट रेट ऑफ हीट एमिशन जो होगा वो क्या होगा, नेट रेट ऑफ हीट एमिशन, मतलब प्रति सेकंड ओवरऑल कितना हीट ये एमिट कर रहा है, ये क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी एमिशन माइनस डी क्यू बाई डी टी एब्जॉर्प्शन, डी क्यू बाई डी टी एब्जॉर्प्शन, इज दैट ओके? अच्छा, तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, डी क्यू बाई डी टी नेट, नहीं नेट एमिशन, यस और नो, कितना हो जाएगा ये, ई सिग्मा ए, एमिशन का रेट किस पे निर्भर कर रहा था, टी नॉट टू द पावर 4, और फिर एब्जॉर्ब करेगा तो माइनस, एक मिनट रुक जा, हम क्या बोले कि एक सेकंड में ये कितना हीट रिलीज करेगा, ई सिग्मा ए, ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर की पावर 4, एक सेकंड में कितना ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, ई सिग्मा ए, सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4, तो नेट कितना हीट रिलीज किया या एमिट किया एक सेकंड में, दिस माइनस दिस, तो ई सिग्मा ए टी नॉट टू द पावर 4 माइनस टी एस टू द पावर 4, इज दैट ओके? बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का पक्का? तो इसको लिख लो। अच्छा हाँ, सिग्मा एक मिनट, सिग्मा जो है स्टीफन्स कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। इसको याद कैसे रखेंगे, 5 6 7 8, कैसे याद रखेंगे, 5 6 7 8, इज दैट ओके? अब हमको बताओ कि इसका यूनिट क्या लिखें, डी क्यू बाई डी टी का यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकेंड ना, जूल पर सेकेंड इज व्हाट डिवाइडेड बाय एरिया माने मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केल्विन की पावर 4। एमिसिविटी एक रेशियो होता है तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो सिग्मा का यूनिट क्या हो जाएगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन, या इसको यहां लिख देते हैं केल्विन की पावर 4। बहुत अच्छे, कितने तेज हो गए हो तुम लोग, वाट पर मीटर स्क्वायर अपॉन केल्विन की पावर 4, ये हो गया सिग्मा का वैल्यू और यूनिट, इसको हम लोग स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। क्लैरिटी है? हम क्या बोले थोड़ा समझ, एक मिनट रुक जाओ, ई पे चर्चा अभी नहीं, ई क्या है, एक अभी तक के डिस्कशन से ई क्या है, एक कांस्टेंट, ई क्या है, एक, उसका वैल्यू कहां से कहां के बीच होगा, इसका वैल्यू अगर कुछ नहीं दिया तो कितना लेंगे, 1, ई का वैल्यू 1 होता है फॉर ब्लैक बॉडी, सवाल में कुछ नहीं दिया तो उसको लेंगे 1, और नहीं तो तुमको दे देगा, ई को बोलते क्या चीज है हम लोग, एमिसिविटी, कहीं लिखे होंगे, हाँ एमिसिविटी, ठीक है क्या, कायदे से एग्जैक्टली इक्वल टू 1 रियल लाइफ में होता नहीं है, जो कार्बन ब्लैक होता है वो भी 96.96 होता है, उसका भी एमिसिविटी, तो इसका वैल्यू 1 के रियल लाइफ में कभी 1 के बराबर नहीं होगा, बट अगर कुछ नहीं दिया तो बॉडी को ब्लैक बॉडी मान के उसको हम लोग ई का वैल्यू 1 ले लेंगे। और नेट बात जो हम तुमको बताएं वो क्या बताएं, थोड़ा समझाओ तो, ई पे तो थोड़ा डिस्कशन हो गया, डिटेल डिस्कशन थोड़ा देर बाद होगा या अगली क्लास में होगा। हम क्या बताएं कि कोई ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर है टी नॉट केल्विन, टी नॉट इन केल्विन, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जिस सराउंडिंग में रखा हुआ, एनवायरमेंट में रखा हुआ, उसका टेम्परेचर है टीएस, तो ऑब्जेक्ट लगातार जो होगा वो हीट रिलीज भी कर रहा होगा और एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, ऐसा कौन बोला, प्रिवोस्ट थ्योरी बोला। प्रति सेकंड कितना हीट रिलीज करेगा उसका वैल्यू हो जाएगा ई सिग्मा ए टी नॉट टू द पावर 4।
प्रति सेकंड, एक सेकंड में कितना हीट ये एब्जॉर्ब करेगा, दैट विल बी ई सिग्मा ए टी एस टू द पावर 4। एक सेकंड में मान लो इसने ई सिग्मा ए टी नॉट टू द पावर 4 छोड़ा और एक सेकंड में ई सिग्मा ए टी एस टू द पावर 4 एब्जॉर्ब किया, तो नेट कितना रिलीज किया, ई सिग्मा ए टी नॉट टू द पावर 4 माइनस टी एस टू द पावर 4। तो ये क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट के द्वारा नेट रेट ऑफ हीट एमिशन, एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट नेट कितना हीट एमिट करेगा, दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला, दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। लिख लीजिए इसको। अच्छा, ये वही बात को तो कहे हैं, ठीक है, ठीक है, लिखो, लिखिए जल्दी। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, इसका टेम्परेचर है टी नॉट, सराउंडिंग का टेम्परेचर है टीएस। इस ऑब्जेक्ट का मास है m और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है s। m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड s इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, तो एक बात बताओ, अगर इसका रेट ऑफ हीट एमिशन ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो दिस क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव। नहीं, इफ टी नॉट इज ग्रेटर देन टी एस, तो दिस क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव, ज्यादा एमिट करेगा, कम एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो फिर इसका टेम्परेचर समय के साथ क्या होगा, घटेगा, इसका टेम्परेचर समय के साथ घटेगा। तो अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि एट एनी जनरल टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट टी, एट एनी टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट टी, किसी समय पे जब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर टी है, तो dq बाई डी टी नेट जो होगा वो होगा आपका ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4 माइनस टी एस टू द पावर 4। और ये क्या होगा कि ये भी बताएगा कि ऑब्जेक्ट जो इन्वायरमेंट में हीट लूज कर रहा है उसकी वजह से टेम्परेचर घटेगा, है ना। ये तो नेट रेट ऑफ हीट एमिशन है, इसकी वजह से प्रभाव क्या होगा, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर घटेगा। तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो घटेगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, एम एस डेल्टा टी, डेल्टा टी को हम लोग डी टी लिख दें। ये चीज क्या है, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, यस और नो। ये एल एच एस और ये आर एच एस दोनों सही है, मतलब ये तो नेट रेट ऑफ हीट एमिशन है, उसका प्रभाव क्या होगा, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर घटेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट ने डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट रिलीज किया तो उसका टेम्परेचर घट जाएगा डी टी से, वे डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डी टी। और यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी है, तो यहाँ पे एम एस डी कैपिटल टी बाई डी स्मॉल टी होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ये एक्सप्रेशन सही है। इसमें एक गड़बड़ है, इसमें एक गड़बड़ है, यहाँ पर क्या होगा, एक माइनस साइन आएगा। इस माइनस साइन के आने के पीछे वजह समझना, चूंकि हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इज ग्रेटर देन सराउंडिंग का टेम्परेचर, तो दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, मतलब ऑब्जेक्ट नेट हीट रिलीज कर रहा है, एमिशन ज्यादा है। एलएचएस पॉजिटिव तो आरएचएस भी होना चाहिए। अच्छा, टेम्परेचर जो कैपिटल टी है वो समय के साथ बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो डी कैपिटल टी बाई डी स्मॉल टी इज पॉजिटिव और निगेटिव, नेगेटिव, है ना। तो दिस क्वांटिटी इज निगेटिव और एक माइनस साइन आ गया, दोनों मिलाकर के क्या हो गया, पॉजिटिव। मेरा बात समझ में आ गया क्या, अरे है ना। dt होता है चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर विल बी नेगेटिव भाई, नेट हीट एमिशन कर रहा है तो फाइनल टेम्परेचर कम होगा और इनिशियल ज्यादा होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर विल बी नेगेटिव। तो डी कैपिटल टी बाई डी स्मॉल टी इज नेगेटिव, एक माइनस साइन लगा पॉजिटिव कर दिए। तो अगर हम तुमको बोले कि माइनस डी टी बाई डी टी ये क्या है, तो तुम क्या कहोगे, ई सिग्मा ए बाई एम एस इंटू टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। व्हाट इज टी, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, यस और नो। एंड टीएस इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, मोस्टली टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग जो होता है वो फिक्स होता है। तो टीएस इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टी इज टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। और ये माइनस डी टी बाई डी टी, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, दिस इज अ, ये चीज क्या बता रहा होगा, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, या उसी को बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है। तो दिस इज रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर या रेट ऑफ कूलिंग, इसी को हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ कूलिंग। इज दैट ओके। और ये जो था, ये था रेट ऑफ हीट एमिशन, ये था रेट ऑफ नेट रेट ऑफ हीट एमिशन, और ये है नेट रेट ऑफ कूलिंग,
ठीक, ये दोनों चीज लिखिए। नेट रेट ऑफ हीट एमिशन मास पे निर्भर नहीं कर रहा था, लेकिन नेट रेट ऑफ हीट कूलिंग जो है मास पे भी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे भी निर्भर करेगा। क्या मैंने एम और एस को डिफाइन किया है ना? जरा थोड़ा लिख लीजिए। ये सुनो ना, इसको टी नॉट छोड़ो ना, इसको टी ही लिख देते हैं, तो यहीं पे हो जाएगा सब। ठीक, अब सवाल करते हैं इस पे। हाँ सुनो ना, एक सवाल खाली करके बता दो ना। टू सॉलिड कॉपर स्फेयर of radius r and 2r are kept in a cool environment. Find the ratio of net emission of heat rate of cooling. For both sphere, दोनों स्फीयर के लिए नेट रेट ऑफ हीट एमिशन का रेशियो और रेट ऑफ कूलिंग का रेशियो, दैट्स इट। इतना ही करना है, थोड़ा सा करके बता दीजिए, हमको अच्छा लगेगा। दोनों का टेम्परेचर सेम ही है ना? हाँ, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है सर, इसको जल्दी में खत्म कर लेते हैं। एक बात बताओ, दोनों में फर्क किसका है? एक रेडियस r है और दूसरे का रेडियस 2r है ना? तो इसका मास होगा रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, और इसका मास होगा m डैश लिख लेते हैं, वो हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई 2r का क्यूब। तो इसके मास को m बोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8m। यस और नो बोलो। ये m डैश जो हो गया वो 8m हो गया। इसका सरफेस एरिया a कितना है? 4 पाई r स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया a डैश कितना है? 4 पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, दैट इज 4a, दैट इज 4a। ठीक है, तो dq बाई dt जो होता है वो तो होता है e सिग्मा a t टू दी पावर 4 माइनस ts टू दी पावर, दोनों का टेम्परेचर हम बोल रहे हैं कि सेम मानो, सराउंडिंग भी सेम ही है। तो अगर हम पहले वाले का दूसरे से रेशियो निकाले dq बाई dt 1 अपॉन dq बाई dt 2, तो वो कितना हो जाएगा? a अपॉन 4a। यस और नो? आंसर इज 1:4, दैट इज आंसर ऑफ योर पार्ट ए, दैट इज आंसर ऑफ योर पार्ट ए। यस और नो? पार्ट बी के लिए dq बाई dt जो होगा, सॉरी dt बाई dt, लॉस ऑफ टेम्परेचर, dt बाई dt माइनस कर लो इसका। ये क्या होता है? एक मिनट लिखना बंद करो। ये क्या होता है? e सिग्मा a t टू द पावर 4 माइनस ts टू द पावर 4 अपॉन ms। यस और नो? तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? a अपॉन m के। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? बाकी तो कॉपर है तो दोनों का स्पेसिफिक हीट सेम ही होगा, है ना? ई भी दोनों के लिए सेम, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर भी सेम। ई कुछ नहीं दिया तो 1 मानेंगे दोनों के लिए। तो अगर हम आपसे पूछे कि dt बाई dt 1 बाई dt बाई dt 2, तो ये क्या हो जाएगा? a1 बाई m1 अपॉन a2 बाई m2। कहो हाँ। तो ये चीज जो होगा ये हो जाएगा a1 बाई a2 इंटू m2 बाई m1। ठीक, तो a1 बाई a2 का वैल्यू तो हो जाएगा, पहले का a तो दूसरे का 4a, तो 1/4, और m2 क्या है? 8 टाइम्स है पहले का, तो m2 बाई m1 क्या हो जाएगा? 8/1।
तो ये हो जाएगा 8/1, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2:1। बोलो नहीं, M2 है 8m, M1 है सिंपली m, तो M2/M1 क्या हो जाएगा 8/1, और A1/A2 क्या हो जाएगा 1/4, तो रख देंगे तो 2:1 हो जाएगा। ओके, तो मोरल ऑफ द स्टोरी समझ में आ गया कि भाई टेम्परेचर का लॉस मास पे भी निर्भर करेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे भी निर्भर करेगा, लेकिन हीट का लॉस, नेट हीट का लॉस सिर्फ सरफेस एरिया पे निर्भर करेगा। ओके, बाकी इस पे कुछ कुछ और भी बात है, वो सब करेंगे अगले क्लास में, रेडिएशन कंप्लीट होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।